कि मेरी ये बात को ख़ास करके औरंगाबाद के खासदार इस बात पे तवज्जो दे कि आपकी पार्टी ने आम खास मैदान के ऊपर रिजर्वेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम लिया थे कि मुस्लिम लीडरशिप तो होना चाहिए मगर मैं सेकुलर लीडर बनना चाहिए। मैं अगर मुसलमानों की आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे जो हिंदू वोट बैंक जो मुझे वोट जो मिलते हैं कहीं वो हमारे हाथ से स्लिप ना हो जाए। मैं समझता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने तो भी उस माइनॉरिटीज़ डेज को सामने रख के मुझे बुलाया। कहीं पूरी कोई सी भी मीडिया में आप अगर झांक कर देखेंगे आपको तो माइनॉरिटी डेज के ऊपर आपको कोई प्रोग्राम आदाब अर्ज़ आई न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, माइनॉरिटी डे मनाया गया, अक़लियती दिन मनाया गया हाल ही में कल परसों। अक़लियतों को इंसाफ देने के लिए कई तंजीमें काम कर रही है और उन तंजीमों से जो कुछ होता है वो चाहे जलसे जुलूस की शक्ल में हो या अदालतों में मुकदमात की शक्ल में हो या हुकूमत के पास जाकर अपनी बात मनवाने की शक्ल में हो, कई हज़ारों मेमोरेंडम आज तक हुकूमत तक पहुंच चुके हैं ताकि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिल सके। हज़ारों लाखों लोगों के जुलूस भी निकाले जा चुके हैं, बड़े बड़े जलसे हुए हैं। अभी तक उस सवाल का कहीं कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं शेख मसूद साहब, जो लगातार मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने उस सिलसिले में एक बड़ी खूबसूरत किताब भी लिखी जिसमें तमाम मालूमात है। मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों और कैसे, ये उसका उन्वान है। आज वो हमारे मेहमान रूबरू में, हम उनका इस्तकबाल करते हैं और हम उनसे क्यों और कैसे की वजह पूछते हैं। मसूद साहब, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए जितनी भी जद्दोजहद, जितनी भी कोशिशें चल रही है, उसकी नाकामी की वजह क्या है? सबसे पहले मैं आपके इस इंटेलिजेंट चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाकर अपनी बात रखने का मौका दिया। आप कह रहे हैं कि मुस्लिम रिजर्वेशन फेल क्यों हुआ, सीधी बात हो गई। जहां तक मैं समझता हूं कि मुस्लिम रिजर्वेशन की आवाज़ जिस पैमाने पे जहां तक जाना चाहिए थी वहां तक वो बात पहुंच चुकी थी। उसकी एक जिंदी मिसाल थी कि हमारे महाराष्ट्र के कर्ता धर्ता, महाराष्ट्र के पेरेंट्स, राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार, उन्होंने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में तक मुस्लिम रिजर्वेशन का जिक्र किया है। पता नहीं क्या बात है, सरकार की सोच या सरकार की नीयत या सरकार का इरादा मुसलमानों के ताल्लुक से क्या है मैं नहीं बता सकता आज, मगर फिर भी कभी सरकार ने इसके ऊपर जिस तरीके से तवज्जो और ध्यान देना चाहिए था नहीं दिया। जबकि कोर्ट ने इस मामला में एजुकेशन के ऊपर 5% रिजर्वेशन की बात कही, नौकरियों की बात रिजर्वेशन कोर्ट ने नहीं कही। उसमें कहीं हमारे से थोड़ी सी गलती हो गई है। एक छोटी सी कमेटी बनी थी महमूद रहमान की, जो बीएमसी बैंक से ताल्लुक था उनका। उन्होंने सारा जोर अपनी रिपोर्ट में एजुकेशन के ऊपर ही दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तुम्हारे पास में एजुकेशन ही नहीं है तो फिर नौकरी को सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर उन्होंने उस बेस के ऊपर कोर्ट ने एजुकेशन का 5% का मसला दिया और वो ऑर्डिनेंस के मसले पे था। जो ऑर्डिनेंस जो गवर्नमेंट ने जो 6 महीने के लिए जो निकाली थी, उसके उस दरमियान में सरकार बदल गई और बीजेपी और सेना की सरकार आ गई, फडणवीस की सरकार आ गई। उनका नजरिया तो जगजाहिर है मुसलमानों के ताल्लुक से, उन्होंने कभी उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया, कभी नहीं देखा। होना ये चाहिए था कि मुसलमानों की तरफ से कि कोर्ट में फिर से एक अपील होनी चाहिए था, कोर्ट ऑफ कंडम के तहत। इसके बाद कोर्ट ने जब इसको लागू किया है तो फिर तुम क्यों नहीं दे रहे? कम से कम वो 5% एजुकेशन तो भी चालू होना था। मगर उसके ऊपर भी जिस तरीके से सरकार का जो नज़रिया था
वो नज़रिया नेगेटिव था और वो नेगेटिव रहा। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर जो ऑर्डर आ चुकी थी कि 5% रिजर्वेशन का, तो फिर उसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो सका वो? तो वही कह रहा हूं ना मैं कि सरकार से उम्मीद थी कि ये सरकार कम से कम कोर्ट का आदेश मानेंगी। और वहां पर देखिए मराठों का रिजर्वेशन दोनों तरफ से पूरी तरीके से कोर्ट ने खारिज किया, मगर मुसलमानों के 5% के ऊपर मुसलमानों की मौजूदा हालात को देखते हुए उन्होंने 5% एजुकेशन को एग्री किया। मगर सरकार की नीयत सही नहीं थी। खुलेआम फडणवीस सरकार ने कहा था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, और एक गलत अफवाह उन्होंने इस कदर मीडिया में फैलाई कि हम धार्मिक बेस पे मजहबी आधार के ऊपर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे, जबकि ये झूठ बात है। मुसलमान तालीमी और माशी बेस के ऊपर, समाजी बेस के ऊपर अपना रिजर्वेशन मांग रहा था। और रिजर्वेशन मांग रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि बस दूसरे लोग अगर रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो हम भी हमारे रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये समझता हूं कि 1948 से मुस्लिम रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट के अंदर गूंज उठी थी। मुस्लिम लीग के खासदार इस्माइल साहब ने यह आवाज़ उठाई थी कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की जो हालत जो हुई हुई है, वो यहाँ का क्रीम, यहाँ का पढ़ा लिखा तबका, यहाँ के जिनको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं थी, वो लोग यहाँ से चले गए, और जो नीचे का जो बचे हुआ जो हिस्सा था, जो गरीब तबका था, वो इस मिट्टी को चिटक के रहा, बाय बर्थ बाय चॉइस वो यहाँ पर रहा। उसके बावजूद इनकी हालत ये है उस टाइम पे बताई गई, मगर वहाँ पर भी कुछ जो बात आगे बढ़ना चाहिए थी वो बात को रुक गई, वो बात किसी के समझ में नहीं आई। और वो बात मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी काउंसिल के जरिए वो बात को समझ में आई, और हमने 1907 से इसके ऊपर काम शुरू किया, और आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर कोई भी एक नया ग्रुप उठता है रिजर्वेशन की बात। वही कहना चाह रहा था कि रिजर्वेशन की मांग तो बहुत जब आप लोगों ने शुरू की थी और यहाँ तक आया था, कुछ सक्सेस मिलने की उम्मीद भी थी, लेकिन फिर कुछ वजहों से नहीं मिल सका। ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है वो सियासी जमातों का या सियासी ग्रुप बाजियों में कहीं अटक कर ख़त्म तो नहीं हो गया? नहीं, आपकी स्टडी अच्छी है, मैं समझता हूं कि आपकी स्टडी में ये बात आ चुकी है, इसीलिए आपका सवाल आया है। अब बात ये हो रही है कि भाई मुसलमानों की ये डिमांड, मुसलमान रास्ते पे क्यों नहीं आए, मुसलमान अपनी ये बात को मनवाने में कहाँ नाकाम है रहे, पॉलिटिकल से जैसा सपोर्ट उनको मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं मिला, ये सारी बातें उसके अंदर आई। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात बता दूं आपको कि कोई कमीशन या कोई कमेटी ने 100% मुसलमानों को अपने सामने रखा, चाहे ओबीसी मुस्लिम हो या जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी के मुसलमान, उनको रखा। ओबीसी का जो कोटा है जो मुसलमानों के अंदर वो 34% का है, और 66% जो है वो ओपन कैटेगरी के मुसलमान। दोनों की हालत सेम है, और ओबीसीओ को ओबीसी के कोटे में जो मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर तकरीबन नहीं बोले तो भी 3,500 जो तो ओबीसी के जमाता है, उनको खुद उनमें से कई जमात ऐसी है जो उनको भी आज तक उनका हक नहीं मिला, और उसके पीछे मुसलमान जो लाइन में, जब ओबीसी के लाइन में खड़े रहता है तो उसको भी मैं समझता हूँ कि जैसा हक मिलना चाहिए था नहीं था। और कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने ये बात को उठाई भी उस टाइम, जैसा फॉर एग्जाम्पल औरंगाबाद का जिला था, औरंगाबाद जिला था, जालना तालुका था, शब्बीर अंसारी हमारे पास में रहते वक्त किसी से दुश्मनी नहीं लेना, कोई ऑब्जेक्शन लेगा ये लेने का, चुपचाप बैठे, उतनी दिलचस्पी नहीं थी वो लोगों को। वो तो मुस्लिम रिजर्वेशन मांगने के लिए जो आगे आना चाहिए था, उसमें ऐसे ओबीसी के छुपे लीडर भी जो ऐसे आए हुए थे, तो बाहर तो कह रहे थे कि हम ओपन कैटेगरी के हैं, ये डिमांड होना चाहिए, मगर अंदर से वो रिजल्ट उतनी दिलचस्पी उनको नहीं थी, और उनका पॉलिटिकल अटैचमेंट जहाँ पे था, उनका एम कुछ और था। और वही सिलसिले में उनका जो कुछ भी ग्रुप बने थे इस रिजर्वेशन लेने के लिए, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने कहीं ना कहीं सियासत में किसी और जमात में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। कोई कामयाब हुआ, कोई नाकाम हो गया उसके अंदर, और ये सिलसिला जारी है। अभी भी कई ग्रुप है जो दावा करते हैं कि रिजर्वेशन हमारा जो मूवमेंट चलता है उसकी वजह से रिजर्वेशन मिल सकता है, चाहे वो उनके दावे हो, अब उनका अपनी बात है। लेकिन सवाल ये है सर कि वो समाज जहाँ पर गरीबी अपनी चरम सीमा पर है, जहाँ पर एजुकेशन में भी हमारे हम वतन कौमें हैं उनसे काफ़ी पीछे है, नौकरियाँ तो खैर दूर की बात है, ऐसे माहौल में
अगर रिजर्वेशन 5% क्यों ना हो, एजुकेशन में मिल जाता तो कितना फर्क पड़ता? मैं जैसे फिर से कह रहा हूँ कि ये मामला जो आगा वैसा किंतु परंतु को आगा, मिल जाता था, ये होता था। कोर्ट ने अपना डिसीजन दे चुका था। अब ये सरकार का काम था कि कोर्ट के उस ऑर्डर को फॉलो करे, उसको इम्प्लीमेंट करे। वहाँ पर जो मुस्लिम्स लीडर थे, जो किसी भी पार्टी के थे, उनका वो काम था कि उन्होंने उस बात को उठाए और मुताला करके वहाँ से वो कम से कम वो सहूलत को जो है तो एक रूल्स में बदली करने के लिए कोशिश कर सके। मगर अफसोस है इस बात का कि उन लीडरान ने, उन रहनुमाओं ने भी उतना साथ नहीं दिया उसके अपोजिशन ने। सब कोई डर रहे थे कि मुस्लिम लीडरशिप तो होना चाहिए, मगर मैं सेकुलर लीडर बनना चाहिए। मैं अगर मुसलमानों की आवाज़ उठाऊंगा तो मुझे जो हिंदू वोट बैंक, जो मुझे वोट जो मिलते हैं, कहीं वो हमारे हाथ से स्लिप। दौर के अंदर सेकुलर की एक सोच जो थी, वो सोच ऐसी दिमाग में भरी हुई थी कि मैं मुसलमान का काम करूंगा तो मुसलमान की आवाज़ उठाऊंगा तो कहीं मेरे सेकुलरिज्म को धक्का नहीं लगेगा, इसलिए वो भी खामोश रहे। जो उन्होंने अपने तरफ से कोशिश किए होंगे, मैं ऐसा नहीं कर रहा। मेरे का मतलब, कहने का मतलब ये है, आप एक स्कॉलर है, आपने इतनी अच्छी किताब लिखी जिसमें सारी बातें रिजर्वेशन को लेकर के है। जब कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके बाद आप लोगों की जो जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं आप भी तो उसमें कम पड़े। हाँ, देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि 14-15 साल मूवमेंट चलाने के बाद माशी हालत का, एक मूवमेंट चलाने के लिए माशी हालत की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और मुसलमानों की ये सोच बनी है कि मैं पैसा लगाऊंगा तो मेरा नाम होना। यकीनन हम कहीं ना कहीं कम पड़े हुए हैं और उन लोगों को हम उनसे मदद लेके उनका नाम करना चाहते। कैसी सियासत थी, कैसी सोशल सिस्टम बन गया था हमारे पास का कि कोई लोग कम्युनिटी के इशू को अगर मदद कर रहा है तो वो खुद आगे आना चाह रहा था, खुद नाम, जबकि उसका कोई लीडर बनना चाह रहा था, जबकि उसकी कोई सोच नहीं थी, उसकी कुछ नहीं थी। अल्लाह ने उसके पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो जरिया, जो ज़र जो दिया था, वो अपने नाम के खातिर खर्चा करना चाहता। जब हम लोगों को ये समझ में आया कि इससे तो कौम का नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को हम दूर रखें। तो हमने वो लोगों को दूर रखा। भले ही उन्होंने अपनी दुकानें और तरीके से चलाने की कोशिश की, उनको कामयाबी नहीं मिली। मगर असल जो मसला जो था, वो जहाँ पर पास करवाने का, कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंडम के लिए जो जाने का, मैंने बहुत से लोगों से पूछा हूँ, बात किया हूँ कि भाई आप हमारी मदद करें। वकीलों से भी बात किया हूँ। सारा मसला जो आ गया था वो पैसे का आ जाता। जब मेरी कम्युनिटी गरीब है, मैं गरीब है, तो हम कहाँ से पैसा ला सकते थे? हम सिर्फ आवाज़ उठा सकते थे। मैंने ये आवाज़ खाली सिर्फ यहाँ तक, खाली रस्तों पे नहीं की कि मैं महाराष्ट्र असेंबली के अंदर तक पहुँचने की कोशिश किया। विलास राव को लिया, महाराष्ट्र का हर कोई मुख्यमंत्री, उनके साथ में मैंने डिस्कशन किया। शरद पवार के साथ में किया, गुलाम नबी आज़ाद के साथ में किया, अंतुले साहब के साथ में किया। अपनी हमारी जो मैडम जो प्रेसिडेंट थी भारत की, इस मुल्क की, प्रतिभा पाटिल, उनके साथ में भी डिस्कशन किए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चैनलों ने बहुत साथ दिए। आपका भी अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में बहुत अच्छा साथ रहा। उसके बावजूद भी मुझे बताइए ना, कहाँ नहीं जाए। कांग्रेस कमेटी में जाके दिए, सोनिया गांधी को डायरेक्टली जाके। मतलब इतना सब कुछ आपने किया, जो आपने आपका तजुर्बा इस किताब का निचोड़ ये किताब है। आप प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ काम किए। तो क्या सेमिनार लेना, जलसे लेना या बड़े बड़े मोर्चे निकालना इसका हल है, या इसका हल वो बातें हैं जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसको फॉलो करते हुए उस पर इम्प्लीमेंट करना? देखिए, बड़े अच्छा सवाल है आपका कि जलसे, सेमिनार, ये उस दौर में था जब अवेयरनेस लाने का काम था। अब उसका कोई काम नहीं रहा। आज क्या है? आज नहीं। आज आपको कानूनी जंग लड़ना है, आपको कोर्ट की लड़ाई लड़ना है, आपको अपने हाउस के अंदर के जो मेंबर हैं उन्होंने इस इशू को उठाना चाहिए। अब बड़ी अफसोस की बात है, 18 तारीख को हमारे पास में एक अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज डे मनाया गया और उस माइनॉरिटी डेज के अंदर मुसलमानों को जिस इशू पे बात करना चाहिए था, उस इशू को छोड़ के कोई और इशू पे बात हुई हुई है। मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरीके से सरकार एक माइनॉरिटी डेज बनाए और माइनॉरिटी डेज के अंदर मुसलमानों का मसाइल के हल का जायज़ा होना चाहिए था, उसके ऊपर सेमिनार होना चाहिए था, बहस होनी चाहिए थी। कहीं आप, मैं समझता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि कम से कम आपने तो भी उस माइनॉरिटी डेज को सामने रख के मुझे बुलाया। कहीं पूरी कोई सी भी मीडिया में आप अगर झांक कर देखेंगे आपको, तो माइनॉरिटी डेज के ऊपर आपको कोई खाली 1-2 अगर लिए भी है तो उन्होंने छोटा। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, मुसलमानों के जितने भी मसाइल हैं उन सारे मसाइलों का हल जो है तो वो सिर्फ मुस्लिम रिजर्वेशन।
बाकी आप चुटपुट चीज़ों को लेंगे। अभी गवर्नमेंट ने एक सहूलत के नाम पे डिक्लेयर करी। देखिए, मैं खुला कह रहा हूँ कि हमारी मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में तादाद, सभी को पता है कि हम सबसे पिछड़ों में से पिछड़े हैं बोल के वहाँ पे, और वहाँ पे हमारा परसेंटेज बहुत कम है। एक वो चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। और दूसरी चीज़ है हमारे पास में तालीमी मसले। मुसलमान तालीमी अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ज़रिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ऐसा जो बाईपास करते हुए लेके आ रहा है, आने वाले दिनों के अंदर ये दोनों चीज़ें तुमको नुकसानदेह पहुँचाएंगी। क्योंकि हमारे पास में कुछ IAS बन जा रहे हैं, 1-2 IAS बन जा रहे हैं, वो भी IAS नहीं बन रहे हैं, उस कैटेगरी में चले जा रहे हैं, IRS में चले जा रहे हैं, कहीं फॉरेस्ट में चले जा रहे हैं, कहीं कस्टम में चले जा रहे हैं, वो रैंक है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, वो अपनी पर्सनल में। मगर कल गवर्नमेंट ये बताएंगी कि तुम्हारे लोग अभी तो IAS में है, IPS में है, एजुकेशन तुम्हारा डेवलप हुआ, ये तुमने मेरिट के बलबूते पे, सेल्फ के बलबूते पे, गवर्नमेंट बोलेंगे हमने मदद की है, वो लेंगे। ये चुप बताने के लिए रहेगा, जैसा आज जो भर्ती हज़ारों की तादाद में। आपका कहने का मतलब सरकारी इदारों में माइनॉरिटी की तादाद कम होती जा रही है, मालूम है, ये ओपन सच है। मैं प्रोग्राम के आखिरी सवाल इस तरह करता हूँ आपको कि मुस्लिम रिजर्वेशन हासिल करने के लिए आज किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या करना चाहिए तो हम वो हासिल कर सकते हैं? देखिए, मुसलमानों ने सबसे पहले अपनी सियासी चप्पले जूते अगर बाजू में उतार दिए, एक। दूसरी बात, ये जो मैं बता रहा हूँ कि एक कम्युनिटी के अंदर जब बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं तो समझ लेना कि उस कम्युनिटी का नुकसान होने वाला है। बहुत से लोगों ने बिल्कुल जिनको समझ नहीं थी, वो अपनी पॉलिटिकल ख्वाहिश के साथ में एक नई ऑर्गेनाइजेशन, जैसा आप भी आकर जाएंगे तो गली में आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगी। एक गली वाला ऑल इंडिया की खोल रहा है, ऑल इंडिया, उसको खुद को गली का पता नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन कहीं के लिए खोला, 2-5 दोस्तों को, ऐसा करते 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 मुसलमानों के अंदर वो जो टुकड़े हो रहे हैं, जो यूनिटी को धक्का लग रहा है। कोई भी कम्युनिटी में कोई भी मसला हल करने का रहा है तो यूनिटी के साथ में करना पड़ता है। हमारी यूनिटी जो दिन ब दिन बिखरते चले जा रही है, पॉलिटिकल ख्वाहिश बढ़ते चल जा रही है। ये अगर यूनिटी एक जगह आ गई तो बहुत मजा। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ, बड़े अफसोस के साथ में दे रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरी ये बात को ख़ास करके औरंगाबाद के खासदार इस बात पे तवज्जो दे कि आपकी पार्टी ने आम खास मैदान के ऊपर रिजर्वेशन का बहुत बड़ा प्रोग्राम, हमको एक उम्मीद जगी थी कि MIM रिजर्वेशन के ताल्लुक से कोई बात उठाएगी। बड़ा अफसोस है मुझे कि MIM ने भी उसके बाद में रिजर्वेशन के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाई। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि आज मुसलमानों की अगर तुम बात करते हो तो इस इशू को आपके 2 MLA अभी इस वक्त महाराष्ट्र के हाउस में है, आप खुद आपके 2 MP इस वक्त वो है, आपने बिहार में भी इस वक्त एक डंका बजाया है, तो आपके पास ताकत बनी है। तो मैं इम्तियाज़ जलील साहब से अपील करता हूँ कि कम से कम इस इशू को आप हाउस के अंदर ले जाकर हल करवाने की कोशिश करें। बैरिस्टर है आपके सदर साहब, कोर्ट का भी मसला नहीं है तो आप कोर्ट का भी मसला हल करा सकते हैं। अब धरने और मोर्चे और सेमिनार से मसला हल नहीं होगा, कानूनी लड़ाई होना चाहिए, हाउस की लड़ाई होना चाहिए। अगर इस 2 पैमाने पे अगर मैं समझता हूँ कुछ अगर काम हुआ तो इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है कि हमारी बात हल होगी। देखिए, मैं एक आखिरी बात कहते कहते कह रहा हूँ कि मुसलमानों की जहाँ रिजर्वेशन की जो बात आती है, सरकार गुमराह करती है थोड़ा सा कि मजहबी मामलात के ऊपर हम इनको रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये एक गलत बात है, कानून के अंदर कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ये सारी झूठ बात है। आप आंध्रा के अंदर देखेंगे, केरला में देखेंगे, तमिलनाडु में देखेंगे, बंगाल में देखेंगे तो 50% क्रॉस हो चुका। ये बात सरकार के पास में खुले तौर पे हो चुकी है। तो वहाँ पे भी हमारे ताल्लुक से प्रोपगंडा हो रहा था कि ये सारी झूठ बात। हमको रिजर्वेशन मिल सकता है, दस्तूर में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, हाँ मज़हब के नाम पे नहीं, पिछड़े के ऊपर। और कमीशन की, मिश्रा कमीशन की, गोपाल कमीशन की, सच्चर कमेटी की और इकोनॉमिक्स टाइम्स की कई ऐसे कमेटियाँ जो बने थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया,
वो सारी कमेटी मुसलमानों के फेवर में जाती है। जो कौम आज रिजर्वेशन मांग रही है, मैं समझता हूँ उनके तो भी फेवर में कोई कमीशन नहीं रहा, मगर मुसलमानों के फेवर में कमीशन रहा, कमेटी रहा, फिर भी ये मुसलमान का मसला हल नहीं हो रहा है। इसको पॉलिटिकल रहनुमाई, मेरी अपील है उन पॉलिटिकल रहनुमाओं से कि एक बार फिर से इसके ऊपर गौर करें। और इस वक्त यही जो सरकार है, ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, मैं समझता हूँ इनमें वो दम और खमंग है, उनका नज़रिया आजकल बहुत साफ है मुसलमानों के ताल्लुक से। अगर मिल गया तो इसी दौर में मिल जाएगा, वरना और मुसलमानों को 50 साल पीछे इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर मुस्लिम रिजर्वेशन मिला तो इसी हुकूमत में मिल सकता है। यही हुकूमत वो दम खम रखती है कि वो इस ऐसे बोल्ड डिसीजन ले। जिस तरह शेख मसूद साहब ने कहा कि इस मसले के हल के लिए जो अलग अलग ग्रुप बनकर ये मसले को उठाते हैं, मेमोरेंडम दे देते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों में जाके खामोश बैठ जाते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इसको एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो हमारे MP है और जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, जो माइनॉरिटी की बात करते हैं और माइनॉरिटी के लीडर कहलाते हैं, वो भी अगर कानूनी लड़ाई लड़कर इस मसले में अपना कुछ वक्त दे तो इस मसले का हल निकल सकता है। जिस तरह दूसरी स्टेट्स में दिया गया है रिजर्वेशन, ये मज़हब की बेसिस पर नहीं है, ये कास्ट के बेसिस पर नहीं है, ये जो गरीबी है, जो पिछड़ापन है, उसके बेसिस पर रिजर्वेशन मांगा जा रहा है। और अगर एजुकेशन में भी मिल जाता है तो ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक बड़ा काम होगा। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे इस न्यूज़ चैनल का, आई न्यूज़ का मकसद ये है कि हम एक अवेयरनेस पैदा करें। हमारे अतराफ़ जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या होना चाहिए था और वो क्यों नहीं हो रहा है, ये हमारे सवालात हमेशा हम अपने इंटरव्यूज़ में, हमारे प्रोग्राम्स में हम उठाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस इंटेलिजेंस के चैनल का जो हमारा रूबरू प्रोग्राम है उसको भी, और हमारे दूसरे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम होते हैं उसको लाइक करें, शेयर करें और हमें एक ऐसी ताकत दे ताकि हम ऐसे मसले को उठाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी टीम के साथ इजाज़त चाहता हूं। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार। द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द इंटेलिजेंस मीडिया नेटवर्क।